अस्सलाम वालेकुम। चंद एक खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में पीर की रात और सितंबर की 8 तारीख, जबकि पाकिस्तान में मंगल की सुबह और सितंबर की 9 तारीख है। नादरीन, आज जिक्र करेंगे पाक फौज के दो इंतहाई अहम इदारों और एक अमरीकी और एक पुर्तगाली कंपनियों के दरमियान अहम मुआहदे हुए हैं। अमरीकी कंपनी के साथ जो मुआहदा हुआ है उसकी मालियत कोई $500 मिलियन बताई जाती है। अहम मुआहदा, इस पर बात करेंगे। इंतहाई अहम बात है। और साथ ही इसके अलावा अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ट्रंप इंतजामिया को इमिग्रेशन के हवाले से जो मुल्क भर में छापे मारे जा रहे हैं, उसके हवाले से कुछ मकामी अदालतों की तरफ से इन छापों के खिलाफ फैसले आए थे, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। यूं ट्रंप इंतजामिया को या ट्रंप हुकूमत को इजाज़त मिल गई है कि वो जहाँ जाएं, जहाँ चाहें, स्पेशली लॉस एंजल्स और शिकागो जैसे इलाकों में वो इमिग्रेशन रेट्स आज़ादी से कर सकते हैं। इसका नतीजा क्या निकला है उस पर बात करेंगे। और फिर बलूचिस्तान में हड़ताल और नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में कुछ एक एक्शंस हुए हैं, वाकयात हुए हैं, जिसमें कुछ दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं। लेकिन आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं उनका जवाब जरूर दूं। लेकिन आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले मैं जिक्र करूंगा मेजर अदनान का, जो शहीद हो गए हैं। इनका ताल्लुक एसएसजी से था, यानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से था फौज के। और ये बन्नू में जो एफसी कैंप या जो उनका मकामी हेडक्वार्टर था उस पर जो 2 सितंबर को दहशतगर्दों ने हमला किया था, 5 दहशतगर्दों ने, वहां पर मेजर अदनान ने अजब बहादुरी दिखाई थी कि वहां पर उनके एक साथी जो सिपाही थे, उनको गोली लग गई थी और एक दहशतगर्द उनके बिल्कुल ऊपर आ गया था। लेकिन मेजर अदनान ने अपनी बॉडी को अपने साथी की बॉडी पर रख दिया ताकि वो बच जाए, खुद गोलियां खाई। और आज इत्तला है कि मेजर अदनान शहीद हो गए हैं। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि उनके वालिद ने कुछ पश्तो और कुछ उर्दू जुबान में मैसेज छोड़ा है, जिस पर कि वो कौम को अपने बेटे की शहादत पर मुबारकबाद दे रहे हैं। सलाम है ऐसे वालिदैन को जो कि इतने बड़े सानहे को इतनी जुर्रत और इस्तेकामत से बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह ताला मेजर साहब के दर्जात बुलंद करे। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जो उन्होंने इस कौम की खातिर दी है। और ना जाने कितने और हमारे जो जवान हैं वो अब तक इस किस्म की शहादतें दे चुके हैं। मेजर साहब की जो आखिरी लम्हात की वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं यहाँ पर वो नहीं डालना चाहूंगा, लेकिन वो जिस तरीके से बहादुरी से लड़े वो मेरा ख्याल है अब तारीख के हवाले हो चुका है, क्योंकि वो सब कुछ सोशल मीडिया पर मौजूद है। साथ ही नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में भी वाकयात हुए हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान का एक इलाका है परसीन, वहाँ पर दत्ता खेल का इलाका है बुनियादी तौर पर ये। वहाँ पर जो है कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है, जिसमें कि 8 दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं। इसी तरह साउथ वजीरिस्तान में भी सरवकय का एक इलाका है, वहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ है जहाँ पर ये कम से कम 7 दहशतगर्दों की मारे जाने की इत्तला है, जिनमें एक दहशतगर्द जो कि आईईडी का एक्सपर्ट भी माना जाता था, जिसका नाम हमीदुल्लाह एलियस गुड या लंगड़ा के नाम से वो याद किया जाता है, वो बीच में मारा गया है। और साथ वो क्वाड कॉप्टर का स्पेशलिस्ट एक और कोई नूर मोहम्मद था, वो भी मारा गया है। तो यूं यहाँ पर भी एक ऑपरेशन हुआ है जिसे जो मकामी सिक्योरिटी जराए हैं वो कह रहे हैं कि एक कामयाब ऑपरेशन था। जबकि बलूचिस्तान में आज पहिया जाम हड़ताल थी। मैंने कल जिक्र भी किया था कि बलूचिस्तान में जो 2 सितंबर को जो बलूचिस्तान क्वेटा में वाक़या हुआ था, जहां पर के बीएनपी के एक जलसे पर एक खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें कि 15 अफराद ने शहीद हुए थे और कुछ 35 जख्मी हुए थे। आज जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो तंजीम है, जिसकी सरबराही महमूद खान चकजई कर रहे हैं, उनकी कॉल पर, और दूसरी तंजीमें जिनमें बीएनपी भी शामिल है, उनकी कॉल पर आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की गई। जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि क्वेटा में भी ये हड़ताल की गई, पिशीन में भी की गई, चमन में भी की गई, खुजदार में भी की गई, और मस्तूंग और दूसरे इलाकों से इत्तलात हैं कि इस किस्म की शटर डाउन हड़ताल हुई है। तो यूं इंस्टेबिलिटी खैबर पख्तूनख्वा में भी है और बलूचिस्तान में भी है, और ये इंस्टेबिलिटी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसमें कि हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं
اور ہمارے جو سویلینس ہیں وہ بھی شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن عام شہریوں کو تحفظ ابھی تک ویسا نہیں مل سکا جس کی ہر کوئی خواہش رکھتا ہے۔ جبکہ اگر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں معاملات خراب ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، تو پنجاب میں معاملات بہت زیادہ خراب ہیں سیلابوں کی وجہ سے۔ آج اطلاعات ہیں کہ وہاڑی جو ہے وہ علاقہ بہت زیادہ ہائی فلڈز کی اس میں ہے، وہاں پر دریا ستلج بہت زیادہ بکھرا ہوا ہے، وہاں پر ہائی یعنی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور کئی دیہات وہاں پر زیر آب آ چکے ہیں۔ جبکہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر کہہ رہے ہیں کہ برے والا برے والا کی جو علاقہ ہے اور وہاڑی، یہاں پر کوئی 93 دیہات جو ہیں وہ پانی کے نیچے آ چکے ہیں، اور تقریباً 61,000 ایکڑ پر جو زمین پر جو کھڑی فصلیں ہیں جن میں کاٹن اور چاول اور شوگر کین کی کھڑی فصلیں جو ہیں وہ زیر آب آ گئی ہیں، اور خیال یہ ہے کہ تمام تباہ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح ملتان شہر کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے، اور وہاں پر بھی اب حکام نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ملتان سے باہر کسی ایک بند میں بریچ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بم سے اڑانا چاہتے ہیں تاکہ ملتان شہر کے اندر پانی داخل نہ ہو۔ اور اس لیے اب خیال یہ ہے کہ ملتان اور راولپنڈی کے درمیان جو ریلوے ٹریفک ہے وہ بھی روک دی جائے گی، کیونکہ اس سے پٹری بھی متاثر ہوگی۔ اسی طرح رحیم یار خان سے ایک گاؤں میں ایک امدادی کشتی کے الٹنے کی اطلاع ہے، جس میں کہ اطلاعات ہیں کہ کم از کم 5 افراد بیچ میں جاں بحق ہوئے۔ تو یوں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جبکہ کراچی میں بھی ریڈ الرٹ ہے، کیونکہ کراچی میں شدید بارشوں کا امکان ہے، اور خوف یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ شہر جہاں پر کہ ندی نالے ہمیشہ سے چوکڈ رہتے ہیں، ان کی صفائی کم ہی ہوتی ہے، وہاں پر ایک مرتبہ پھر ارون فلڈنگ کا خطرہ ہے، وہاں پر لوگ ایک مرتبہ پھر پریشان ہیں۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ جتنے بھی سیلاب زدہ علاقے ہیں یہاں پر حالات بہتر ہوں، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو بدامنی ہے وہ بھی ختم ہو، اور یہاں پر کوئی ان معاملات کا وہ مسائل جو کہ سیاسی طریقے سے حل ہو سکتے ہیں ان کا کوئی سیاسی حل بھی نکلے۔ اور اب اس خبر کا ذکر جو ہر طرف میڈیا میں ہے کہ پاکستان اور امریکی فرم کے درمیان $500 ملین کا ایک ایگریمنٹ ہوا انویسٹمنٹ کا، جس کے تحت وہ جو نایاب معدنیات ہیں اس سیکٹر کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اور کوئی $500 ملین کی انویسٹمنٹ کرے گا۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ اسٹریٹیجک میٹلز جو کہ میزوری بیسڈ ایک کمپنی ہے، ان کے درمیان اور پاکستان فوج کی جو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے اس کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت پاکستان میں ایک پولی میٹالک ریفائنری بنائی جائے گی، پاکستان میں تعمیر کی جائے گی۔ پولی میٹالک ریفائنری وہ ہوتی ہے جس میں کہ کئی چیزوں سے، یعنی ایک ہی جب آپ کے پاس ایک ہی مٹیریل ہو تو اس سے آپ کئی دھاتیں نکال سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو جو ریفائنری چاہیے ہوتی ہے اس کو پولی میٹالک ریفائنری کہتے ہیں، جس میں ایک سے زیادہ میٹلز یا دھاتیں یا مختلف جو معدنیات ہیں وہ نکالی جا سکتی ہیں۔ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اب شاید معلوم ہو گیا ہوگا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا مائنر ہے۔ یعنی پاکستان میں مائننگ انڈسٹری میں اگر کوئی ایک آرگنائزیشن سب سے زیادہ کام کر رہی ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ کام ہے، اس کا نام فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے۔ یہ پاکستان فوج کا ادارہ ہے۔ اس وقت اس کی سربراہی ایک میجر جنرل کرنا ہے، ان کا نام میجر جنرل عبد السمی ہے، یہ ان کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ اور یہ کہ جو پاکستان فوج کے جو انجینئر ان چیف ہیں، جو پاکستان آرمی کے کور آف انجینئر کے سربراہ ہوتے ہیں، اور اور FWO بنیادی طور پر پاکستان آرمی کی کور آف انجینئر کا ماتحت ادارہ ہے، تو وہ اس کے سربراہ اس وقت لیفٹیننٹ جنرل کاشف نذیر ہیں۔ تو یہ ادارہ ان کے تحت بھی کام کرتا ہے، لیکن جو ڈے ٹو ڈے کام یعنی جو اوورسی کرتے ہیں تو میجر جنرل عبد السمی ہے۔ جو ان کا زیادہ فوکس ہوگا US اسٹریٹجک میٹلز جو ہے، یہ بیسیکلی جو منرلز ہے ان کی کریٹیکل منرلز کو ریسائیکل کرنے میں اسپیشلائز کرتی ہے۔ بنیادی طور پر امریکہ میں اس وقت جو یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کوبالٹ اور لیتھیم وغیرہ کو ریسائیکل کرتے ہیں، بیٹریز کے ٹیکنالوجی میں جو استعمال ہوتا ہے، اور ساتھ تھوڑی بہت مائننگ بھی کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا، آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کے پاس کوئی فارن کانٹریکٹس ہیں، لیکن امریکہ کے اندر یقیناً یہ کچھ مائننگ کر رہے ہیں، اور حالیہ دنوں میں ان کو کافی زیادہ قرضے بھی ملے ہیں، شاید ایک قرضہ $500 ملین تک کا ہے۔ جبکہ جو پاکستان نیشنل لاجسٹک کارپوریشن، جس کو NLC کہتے ہیں، اس سے پہلے اس کو نیشنل لاجسٹک سیل کہا جاتا تھا، اس نے پرتگال کی ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے،
जिसका नाम है मोटा एंजल। ये मोटा एंजल ग्रुप जो है ये माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। और ये मोटा एंजल एनएलसी के साथ कोलैबोरेट करेंगे कंस्ट्रक्शन और माइनिंग में। अब इसके बारे में मैं थोड़ा अर्ज करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं ये मोटा एंजल के बारे में बात करूँ, मैं थोड़ा इतना बताता चलूँ कि नेशनल लॉजिस्टिक सेल जो है ये भी पाकिस्तान फौज का ज़ैली इदारा है। और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स डिवीजन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है, उसके तहत ये चलता है। लेकिन ये है पाकिस्तान फौज का इदारा, और इसको हमेशा पाक फौज का ही एक अफसर लीड करता है। इस वक्त भी इसके डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल फर्रुख शहजाद राव हैं। और इसके तहत भी दोनों इदारों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, जिसमें कि ये दोनों इदारे वैल्यू एडेड फैसिलिटीज को बनाएंगे और उनको इन्हेंस करेंगे, ताकि जो मिनरल्स की प्रोसेसिंग है उसको तेज किया जा सके, और जो पाकिस्तान में मिनरल्स पाए जाते हैं उनको उस लेवल तक लाया जाए कि उनको फिर एक्सपोर्ट किया जा सके। और इसी तरह ये कॉपर, गोल्ड, एंटीमनी और टंगस्टन और दूसरे रेयर अर्थ मिनरल्स की जो प्रोसेसिंग है उसमें भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे। और पाकिस्तान जो है, जिसका कहना है और यकीनन ठीक कहना है कि पाकिस्तान के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा ज़खायर हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इन ज़खायर की जो हकीकत है वो अभी तक काफ़ी हद तक क्लियर नहीं है। कुछ इलाकों में कहते हैं बहुत क्लियरली मौजूद है, यानी वो इंडस्ट्रियल स्केल पर अवेलेबल है। कई इलाकों में शायद इतनी ज़्यादा ना हो। लेकिन जब ये कोलैबोरेशन होगी और जब काम होगा तो फिर पता लगेगा। नेशनल लॉजिस्टिक सेल जो है या नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन जो है ये बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तान फौज का इदारा है, बहुत अहम इदारा है। अब चलते हैं पुर्तगाल की जो ये मोटा एंजल कंपनी है, ग्रुप जो है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस है। जब मैं ये नाम देख रहा था तो मुझे कुछ याद पड़ रहा था कि मैंने शायद इस कंपनी का नाम कहीं पढ़ा है। मैंने जब थोड़ी तहकीक की तो पता लगा कि ये कंपनी कम से कम दुनिया के 7 मुल्कों में इसका नाम फ्रॉड में आया है, फ्रॉड में। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कैंसिल हो चुके हैं। इसके ऊपर ब्राइबरी के इल्जामात बार बार लगे हैं। कहाँ कहाँ लगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। और जहाँ जहाँ इसके ऊपर ब्राइबरी के इल्जामात लगे हैं, मैं उन खबरों के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो देख लीजिए आपको थी। पुर्तगाल में ये कंपनी इन्वॉल्व थी एक रेलवे की मेंटेनेंस के हवाले से। और वहां पर इसके ऊपर ये वो था, इल्जाम था कि इसने जो मैनिपुलेशन की थी, जो बिड्स हुई थी, यानी जो उसके लिए बोली हुई थी, उसमें इसने बेईमानी की थी 2014-15 में। और फिर 2019 में ये इल्जाम इस पर साबित हो गया था, और इसको उस वक्त काफी ज्यादा इसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया था। और ये कहाँ था, पुर्तगाल के अंदर था। और फिर मलावी। मलावी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। मलावी में बार बार ये कंपनी गई है, और बार बार ये पकड़ी गई है, और हर बार पकड़ी गई है चोरी में। और वहां पर इस चोरी के जब ये बात साबित हुई तो वहां पर उनके एक गवर्नमेंट के एक सेक्रेटरी को भी गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उस वक्त इनके ऊपर भी ये इल्जाम था कि उन्होंने इनको जो है गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिए थे और ब्राइब्स ली थी। और ये कि जो इन्होंने फिर सब कॉन्ट्रैक्ट दिए थे तो वो कोई उसमें भी कोई 30% पैसे नहीं दिए थे, यानी अपनी बातों से फिर गए थे। एक और मुल्क जहां पर इनके ऊपर बेईमानी साबित हुई थी वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में भी जो उनकी करप्शन नोटबुक्स स्कैंडल था 2019 का, जो कि अर्जेंटीना की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल था, उसमें भी मोटा एंजल्स के जो मेंबर्स थे और इसके एसोसिएट्स थे, वो इसमें उनके ऊपर ये इल्जाम था कि वो बाकी जो उस मुल्क के साबिक सदर हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने पब्लिक वर्क्स के फंड्स को ब्राइब्स के लिए इस्तेमाल किया था, यानी रिश्वत के लिए इस्तेमाल किया था। पेरू एक और मुल्क है जहां पर के इस मुल्क कंपनी का नाम एक मरतबा फिर आया, और वहां पर भी इस पर यह इल्जाम था कि इसने वहां पर भी ब्राइब्स चलाई, और वहां पर भी इसने कॉन्ट्रैक्ट्स में बेईमानी की थी। एक और मुल्क जहां पर के इसके ऊपर मसला आया था इस कंपनी के ऊपर वो कोलंबिया है। कोलंबिया में भी कोलंबिया ने इस कंपनी को अपनी करेंसी में अरबों यानी उनकी करेंसी है उसमें दिए। और उसके बाद जिसके तहत इसने वहां पर 248 स्कूल बनाने थे, लेकिन पैसे लेकर इसने वहां पर सिर्फ 17 स्कूल बनाए। इसी तरह पेरू और दूसरा फिर मैक्सिको में भी इस किस्म की खबरें आई कि मैक्सिको में भी एक ट्रेन का प्रोजेक्ट था, उसका कॉन्ट्रैक्ट इसके पास था, और हाईवे का प्रोजेक्ट था। वहां पर भी इस पर इल्जाम था इस कंपनी पर कि इसने प्रोजेक्ट को डिले किया, और उसके बाद फिर उसकी कॉस्ट में $161 मिलियन का इजाफा किया। स्विट्जरलैंड में भी एक वहां पर करप्शन का स्कैंडल आया था, उसमें भी इस कंपनी का नाम आया। और इसी तरह जो हंगरी है वहां पर भी
इस कंपनी का नाम आया, जबकि अंगोला में भी एक फ्रॉड हुआ था और उसमें भी करप्शन का एक स्कैंडल था, उसमें भी इस कंपनी का नाम आया था। गोया इतनी ज्यादा टेंटेड कंपनी के साथ मुझे समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान फौज से मुत्तसिल एक इदारा किस तरीके से एग्रीमेंट कर रहा है। साथ ही आखिर में जिक्र अमेरिका का, अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यहाँ पर एक रूलिंग आई है, जिसके तहत जो आइस के जो पेट्रोल्स हैं लॉस एंजल्स में, आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की जो पुलिस है, जो लॉस एंजल्स में वहाँ पर वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो अदालत में लोग चले गए कि जी इसको रोकें पेट्रोलिंग से, कि ये ना करें, लेकिन उसके बाद अदालत ने फैसला दिया कि नहीं, इनको इजाज़त है कि ये करें। और उसके बाद फिर क्या हुआ, लॉस एंजल्स में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के तहत चलने वाले इदारों की, और उन्होंने जो सदर्न कैलिफोर्निया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेड्स की। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोई 200 लोगों को पहले दिन उन्होंने गिरफ्तार किया, जिनमें के आम लोग, मजदूर लोग थे, जो अक्सर यहाँ पर होम डिपो के बाहर मजदूर खड़े होते हैं काम के लिए, उनको वहां से पकड़ा गया या कार वॉशेस से पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों पर इल्जाम है कि ये अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। इसी तरह शिकागो में भी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने 31 दिन का बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका मकसद यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो तारकीन वतन है उनको गिरफ्तार किया जाए, और ऐसे लोग जो कि क्राइम से मुलविस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। कोई 200 एजेंट्स वहां पर भी भेजे जा चुके हैं, और वहां पर भी कम से कम 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर काफी ज्यादा लोग आज उन्होंने प्रोटेस्ट भी की है शिकागो में इन रेट्स के खिलाफ, लेकिन जो सदर ट्रंप है वो कहते हैं कि मैंने शिकागो को महफूज बनाना है क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की हुकूमत को ये इजाज़त भी दे दी है कि वो लॉस एंजल्स में जो 2000 नेशनल गार्ड्स वहाँ पर मुतयन हैं, वो उनको बुनियादी तौर पर इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है कि उनको वहाँ पर रखें, जिसका मतलब ये हुआ कि जो नेशनल गार्ड्स के जरिए लॉ इन्फोर्समेंट है, मेरा ख्याल है वो काम अमेरिका में मजीद फैलेगा, और उसकी वजह से यकीनन यहाँ पर जो गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ जो छापों का सिलसिला है वो फैलेगा, बल्कि फैल चुका है, क्योंकि शिकागो से अलहदा खबरें हैं, लॉस एंजलिस से अलहदा खबरें हैं, और बॉस्टन में भी ये मामला शुरू हो गए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जितनी भी सेंचुरी सिटीज़ हैं, यानी वो सिटीज़ अमेरिका की जहाँ पर के गैर कानूनी तारकीन वतन को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेट्स का इम्कान है, तो शायद जिनमें न्यूयॉर्क भी शामिल है। देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। जाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।